क्लैश इन इटली के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना जो ऑफिशियल पोस्टर है उसको रिलीज कर दिया। और भाई पोस्टर्स तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत खतरनाक बना रही है, चाहे आप शोज की क्वालिटी के बारे में एक बार को कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखो कोडी रोड्स का वही जो सिग्नेचर पोज है जो अपनी एंट्रेंस के टाइम पे वो करते हैं, यहाँ पे वो कर रहे हैं। और जो मस्त पीछे से लिटरली इटली वाली वाइब आ रही है, फिर वो जो ग्लो डाला हुआ है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का काम तो देखो बिल्कुल टॉप नॉच चल रहा है। और आजकल अब डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पोस्टर्स हैं वो कई कई बार अच्छे से हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे तो मैच कार्ड के ग्राफिक्स से हैं, लेकिन अचानक से बीच में एक ऐसा पोस्टर निकलता है जो लगता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसमें पता नहीं अपनी अलग से जो क्रिएटिविटी है वो लगा दी है। और अच्छा लग रहा है वैसे देख के। लेकिन मेन तो यही बात, इस बात मेन तो निर्भर इस बात पे करता है कि जो शो की क्वालिटी है वो कैसी होने वाली है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 896 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंडी ओटन से। बहुत कुछ हुआ है रैंडी ओटन के साथ पिछले 24 घंटों में। तो सबसे पहले मेल्जर चिचा ने इस बात को रिपोर्ट किया, और भाई इसके लिए मेल्जर चिचा की भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई है। उन्होंने बोला कि रेसलमेनिया 42 में रैंडी ओटन ने चैंपियनशिप इसलिए नहीं जीती क्योंकि वो अपनी एक बैक इंजरी से सफ़र कर रहे थे। इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड नहीं किया कि रैंडी ओटन को चैंपियन बनना चाहिए, और इसी वजह से रैंडी ओटन अब तक गायब हैं। एंड गेस व्हाट इस बार हुआ क्या, रैंडी ओटन ने खुद एक ट्वीट करके इस चीज़ का रिप्लाई किया है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे बारे में ऐसी बातें तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपने पीछे एक लाइट जलाई है, हो सकता है इसकी बैटरी खत्म हो जाए, तो वीडियो के एंड तक कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए। लेकिन हम रैंडी ओटन की ट्वीट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि जस्ट मिल्किंग इट गाइस, LMAO लमाओ, जो भी आप इसे बोलना चाहो, इसका मतलब होता है कि बहुत जोर जोर से हंसना। ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी आपको। लिखते हैं लीव मी अलोन, आई एम ट्राइंग टू एंजॉय माई समर बिफोर आई कम बैक एंड टेक दैट #15। यानी रैंडी ओटन ने यहाँ से मेल्जर को भी बोल दिया कि भैया मुझे चिल करने दे, ठीक है, मुझे अकेला रहने दे, ये सारी बकवासें करने के बारे में, मेरे बारे में करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अपना समर एंजॉय करो, और उसके बाद तो आके मुझे अपनी जो 15 चैंपियनशिप है उसको जीतना ही है। तो क्या रैंडी ओटन ये भी बता रहे हैं कि वो समर तक गायब रहने वाले हैं, या फिर उनके कहने का मतलब ये है कि समर तक वो वापस भी आ सकते हैं? तो मतलब आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मेल्जर की ये बात को पूरी तरीके से शूट डाउन कर दिया रैंडी ओटन ने कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से रैंडी ओटन अभी आउट हैं। तो मतलब कि जो हमने एक रिपोर्ट सुनी थी कि कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट है रैंडी ओटन को, क्या वो बात भी झूठ है? अब देखो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि रैंडी ओटन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार मास्क करने के लिए चीज़ों को सुपरस्टार अलग अलग बातें भी बोलते हैं। लेकिन अब रैंडी ओटन ने बोला तो लोग चढ़ गए बिल्कुल बुरी तरीके से मेल्जर के ऊपर कि देखो भैया इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, ये अभी भी जो अपनी झूठी बातें हैं वही सब बोलता रहता है। लेकिन आई थिंक मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लगता है मेल्जर के बारे में कि उनकी बातें सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। जैसे उन्होंने बैरन कॉर्बिन के बारे में भी एक बात बोली, उन्होंने बोला कि हैवी डिस्कशन है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज बैरन कॉर्बिन को वापस लाने के लिए। बैरन कॉर्बिन को लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा तो भाई वो विंस मैकमैन के अंडर में ही था, जब बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे, मतलब विंस के जाने के बाद फिर बैरन कॉर्बिन को हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही अलग तरीके से फिर ट्रीट करने लग गई थी। लेकिन अब ये बैरन कॉर्बिन को वापस ला रहे हैं, तो भाई ये थोड़े जो पुराने वाले फैंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, उनको देख के चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन इस पॉइंट पे भाई मैं सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो नहीं पाता किसी भी रिटर्न के बारे में। क्यों? क्योंकि भाई एट द एंड हमको पता है कि यार ये सुपरस्टार ठीक है, एक हफ्ता ऐसा दिख जाएगा, दूसरे हफ्ते ऐसा दिख जाएगा, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है अच्छा हाइप खत्म हो गई तो ठीक है। ये नकली हाइप पे जो डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल जिंदा रह रही है भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत है। देखो इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू हमें हाइप भी सही से नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने हाइप जनरेट कर ली चीज़ों की, और उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट उसका कुछ निकला नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसका पे ऑफ की फैंस को वो चीज़ देख के मज़ा आए। तो इसलिए बैरन कॉर्बिन सोच के तो लग रहा है कि हाँ भैया बंदा वापस आ जाएगा तो कोई फ्रेश चीज़ दिखेगी। लेकिन अगर आप रिसेंट डब्ल्यूडब्ल्यू का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो फिर शायद इतना ज़्यादा इसके बारे में एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बैरन कॉर्बिन आ जाते हैं तो आई थिंक कुछ तो सोच समझ के उनको लेके आया जाएगा, और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का अब तो वेटरन आप उन्हें बोल सकते हो, तो शायद वो स्टोरी लाइन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, आज पैसों के बारे में भी बात करते हैं। तो रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो की MMA स्टाइल फाइट हुई थी जेक पॉल के प्रमोशन में, जो कि 17 सेकंड में ख़त्म हो गई थी। कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब इसमें एक फाइट के लिए रोंडा राउजी और जीना करानो को कितने रुपए मिले हैं, इसके बाद रुपए नहीं कितने डॉलर्स मिले, कितने मिलियन डॉलर मिले हैं वो पता चल गया है। तो रिलीज़ ये हुआ है कि $2.2 मिलियन मिले हैं रोंडा राउजी को सिर्फ एक फाइट के लिए। तो ये तो हो गए रोंडा
राउजी के पैसे अगर इसे इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे तो अभी $1 मिलियन लगभग आप मान सकते हो कि 9 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो फिर आप इसको डबल कर लो, 18 से 20 करोड़ रुपए सिर्फ एक फाइट के मिले हैं रोंडा राउजी को। और जीना करानो भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, वो बहुत पहले के टाइम पे अगर आप बोलोगे कि मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर कोई फीमेल एथलीट फेस बनी थी तो आप उसमें जीना करानो का नाम डाल सकते हो। तो फिर उनको भी $1 मिलियन मिले हैं, तो मतलब उनका भी ऑलमोस्ट जो पे डे रहा वो हाफ रहा रोंडा राउजी के। तो इतने पैसे सिर्फ एक फाइट के रोंडा राउजी और जीना करानो को मिले, इसलिए लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा है तो उनके सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक थी लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट इन्होंने फाइट में डाला नहीं। और जीना करानो के बारे में आपको एक बात बताता हूँ भाई, आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो इसे सुन के। तो 2026 में अब जो वेट आया जीना करानो का, जब उनका होता है, आपको पता है आपको वो वेट मैच करना होता है जब आप MMA वाली फाइट कर रहे हो, क्योंकि भाई अगर वेट कैटेगरी में फिट नहीं होते तो फिर वो मैच भी, वो फाइट में भी आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो अभी जो उनका वेट था वो था 140 पाउंड, लेकिन वो घटा के कहाँ से आई थी, 230 पाउंड से। आप 2024 की ये फोटो देखो जीना करानो की, और 2026 में अब जीना करानो कैसी लग रही हैं। तो भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको प्रॉप्स देने पड़ेंगे जीना करानो को। लोग थोड़ा ट्रोल भी कर रहे हैं उनको कि भैया इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी किस चीज़ के लिए, सिर्फ 17 सेकंड में एक फाइट हारने के लिए। तो भाई देखो अब इंटरनेट पे ऐसी अलग अलग बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन वो ये इतनी बड़ी स्टेज है, इतने सारे लोगों ने आके उसको देखा। नेटफ्लिक्स, ये मत पूछना मेरे से क्या हुआ, आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो नेटफ्लिक्स पर भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए इस चीज़ के। तो आई थिंक एट द एंड अगर बिजनेस बना के उन्होंने दे दिया तो वही चीज़ होती है। अगर कोई फाइट भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि भाई ताकि बिजनेस बने, उसके घर में पैसे आए, जिसके प्रमोशन में हो रहा है उसको भी वो प्रॉफिटेबल हो। तो ये जीना करानो वर्सेस रोंडा राउजी का ये जो इवेंट था ये तो हिट रहा है, अभी देख के ऐसा लग रहा है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपके कुछ कॉमेंट है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे को इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर आप जीना करानो के बारे में कुछ और ऐड कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में तो वो आपके लिए हमेशा ही खुला है। और अब मैं आपको देता हूं एक गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि ईओ स्काई हो चुकी हैं अब शादीशुदा। तो मैंने आपको बताया था कि NXT में एक सुपरस्टार हैं इविल, और मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये इनके एक्स हैं, वो इनका पास्ट है, लेकिन अब पता नहीं अचानक से मेरी फीड पे आया 1 लाख से ऊपर ज़्यादा लाइक्स हैं इसके ट्विटर पे, और यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस करके इविल और ईओ स्काई ने अपनी साथ में जो है फोटोज़ डाली हैं। तो बाकी सारे जो रेसलिंग कम्युनिटी है, जो भी रेसलर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो हम भी बधाइयाँ देना चाहेंगे ईओ स्काई को उनकी ज़िंदगी की इस नई पारी के लिए। एक ट्वीट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं चाहूँगा कि आप भी कॉमेंट करके बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो इस ट्वीट में कंपेरिजन किया जा रहा है 2011 के टाइम का आज के टाइम से। यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात करी जा रही है। रोमन रेंस ने जब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को यूनिफाई कर दिया था तो उसके बाद से सिर्फ 4 ही चैंपियंस बने हैं, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर। लेकिन 2011 के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि उस टाइम पे कैसे मिज के पास ये टाइटल आता है, फिर जॉन सीना, मतलब कितनी बार जो टाइटल है उसने हैंड्स चेंज किया। तो अभी ये हुआ 5 बार, लेकिन उस टाइम पे मिज के पास था, फिर जॉन सीना के पास 3 बार आया, 2 बार सीएम पंक के पास आया, रे मिस्टीरियो के पास आया, डेल रियो के पास 2 बार आया। तो ऐसे करके ये बात बोली जा रही है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू में इतनी ज़्यादा, मतलब अब जो टाइटल्स हैं वो हैंड्स चेंज नहीं करते। इनिशियली ये चीज़ सबको पसंद आई थी कि भाई चलो अब एक बंदे के पास में टाइटल आ जाता है तो मतलब उसको सीरियस बुकिंग मिलेगी, वो क्रेडिबल लगेगा उस चैंपियनशिप के साथ, जो कि सच बात भी है। अगर वो टाइटल उस बंदे के पास ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ भैया अब अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना रहा है रोस्टर में। लेकिन अब क्या ये इतना लंबा हो चुका है कि हम थोड़े थक भी जाते हैं कि यार अरे यार अब तो इसके पास टाइटल आ गया। मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, क्या वो फिर यहाँ से जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। आप वैसे क्या देखना ज़्यादा प्रेफर करते हो कि ज़्यादा टाइटल्स ऐसे हैंड्स चेंज करने चाहिए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को लंबा ही चलना चाहिए? मैं तो आई थिंक इसके ऊपर बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा कि सिलेक्टिव जगह पर लंबा होना चाहिए और कहीं कहीं पर शॉर्ट। अब वो स्टोरी लाइन पर डिपेंड करता है। आई थिंक ये कोई एक फॉर्मेट नहीं है कि हाँ ज़्यादा लंबा टाइटल रेन दोगे तभी मज़ा आएगा या फिर जल्दी जल्दी टाइटल चेंज करोगे तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से भी प्रॉब्लम होती है कि वो सुपरस्टार बिल्ड नहीं हो पाता। तो चैंपियन बनने के बाद भी अगर बिल्ड नहीं हो रहा तो फिर उसका भी क्या ही फायदा। आजकल पता नहीं रोमन रेंस की कितनी पुरानी वीडियोज़ आ रही हैं, और ये कि 2007 की हॉल ऑफ फेम की भी वीडियो है जहाँ पर रोमन रेंस भी थे ऑब्वियसली, क्योंकि रोमन रेंस भले ही रेसलर सुपरस्टार बने लेकिन उससे पहले क्योंकि उनका पूरा खानदान ब्लड लाइन समुदाय के बारे में जो हम बात करते हैं वो थे डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो यहाँ पे पीछे जॉन सीना के रोमन रेंस है, तो 2007 की हॉल ऑफ फेम है। तो अब मतलब ये भी एक रेयर फुटेज की तरह कंसिडर की जा रही है। जैसे होता नहीं कि बहुत सारे, जैसे जिमी और जे उसो की भी कई सारी पुरानी आपने फोटोज़ वीडियोज़ कभी देखी होंगी जब वो रिकिशी के आसपास हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यू का ही इवेंट है। तो वो मतलब होता है जब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसका तो पूरा पुराना फैमिली का हिसाब किताब है। जो ब्लड लाइन रोजगार योजना है, फिर ब्लड लाइन समुदाय में बोलता हूँ, वो ऐसे ही नहीं बोलता। और सोचो इन फैमिली का फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में
सुपरस्टार बनना आसान नहीं है कंपेयर टू जो बिल्कुल ही आउटसाइडर हैं। बट अगेन डब्ल्यू बिल्कुल एक डिफरेंट लीग है, यहाँ पे आप वो नेपोटिज्म वाली चीज़ वैसे नहीं चिपका सकते जैसे आप हॉलीवुड में देखते हो, बॉलीवुड में देखते हो या फिर किसी और जगह पर देखते हो। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। कल होने वाला है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, और आजकल तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से ही उम्मीदें रहती है कि भाई डब्ल्यू का ये जो ढीला सा मामला चल रहा है इसमें थोड़ी सी जो पेस है उसको ऐड किया जा सके। तो कल डब्ल्यू ने ऑलरेडी रोमन रेंस का सेगमेंट एडवर्टाइज कर दिया है जहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं वो जेकब फाटो का अटैक को। तो देखते हैं क्या बातें बोलते हैं रोमन रेंस। लेकिन रोमन रेंस भाई सिर्फ बातें बोलने से नहीं चलेगा, आपकी जो ठुकाई कर दी है जेकब फाटो ने आपके ट्राइबल चीफ के स्टेटस को, ये बात उतनी शोभा नहीं देती। बाकी सेथ रॉलिंस भी आने वाले हैं, कल ओबा फेमी का ओपन चैलेंज भी होगा। आई होप डब्ल्यू इस चीज़ को थोड़ा अब आगे भी लेके जाए। बाकी पेज एंड ब्री बेला जजमेंट डे के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली। तो देखते हैं कल के मंडे नाइट रॉ में सीन कैसे रहता है। और लास्ट में बात करते हैं इस साल के अब के बचे हुए एक बहुत बड़े शो के बारे में जो कि है समर स्लैम। ये 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है। तो ब्लीचर रिपोर्ट ने यहाँ पे होने वाले मैचेस को लेके अपनी प्रिडिक्शन करी है। तो उन्होंने जो मैचेस में फीचर किए उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, वो कहते हैं सीएम पंक वर्सेस ओबा फेमी का मैच समर स्लैम में डब्ल्यू इस बार कर सकती है, ऐसी उनकी प्रिडिक्शन है। और सीएम पंक अभी गायब है तो आई थिंक एक अच्छा ही आइडिया हो सकता है। इससे ओबा फेमी को भी वो जो इतने वो रेलिवेंट हुए ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद, तो उसके बाद समर स्लैम में एक तगड़ा मैच मिल जाएगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच को वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर भी कुछ कह नहीं सकते कि ब्रॉक लेसनर का क्या से होगा इसके ऊपर। निकी बेला और पेज का भी मैच होगा समर स्लैम में, ऐसा ब्लीचर रिपोर्ट का कहना है। निकी बेला वापस आके आई थिंक कुछ किसी का यहाँ पर टर्न होगा, और ये तो पक्की पकाई स्टोरी लाइन लग रही है जो कि डब्ल्यू को बिल्कुल भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे उन्होंने रोमन रेंस के मैच को प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन अलग अलग आउटलेट्स में भाई एक अलग ही मैच आ रहा है। और जहाँ पर भी प्रिडिक्शंस है, ज़्यादातर पंडित रेसलिंग एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं उनका कहना ये है कि रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी का मैच होगा समर स्लैम में। तो भाई अभी की स्टोरी लाइन के हिसाब से मुझे तो लगता नहीं है कि डब्ल्यू को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ डब्ल्यू के पास एक्सप्लोर करने के लिए है इससे पहले कि रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी का मैच हो। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जीना करानो वाले टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो आपको नेचुरल टीन से मिल जाएगा। आरफन वाला कोड आप यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।